how are you? Hope you will be fine. I changed the timing because of, soonly the education sector going to be unlocked as today Supreme Court consider and discussion about this situation. So it could be possible since coming Monday or the 1st of September, unlock the education sector's library, coaching classes, but it could be possible that the junior wings must be closed, remain as it is, स्कूल कॉलेजेस। तो ये ध्यान में रखना है। तो चलिए इस तरह से थोड़ा बेटा, क्योंकि आपको भी पता है सुबह कोचिंग चलानी होती है, फिलहाल तो 5 महीने से नहीं, तो अब सितंबर से ओपन होगा और बेटा लोगों का 25 तक एग्ज़ाम है, तो सुबह उन लोगों को ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में बैठाते हैं उनके स्कूल में, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें हैं। तो इसको थोड़ा सा संभालिएगा हम सब मिल करके। चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। मैं मिडाइवल इंडिया, मुगल एम्पायर, हुमायूं के ऊपर बात कर रहा था। हुमायूं की बहुत सारी बात कही जा चुकी है, कुछ बातें बाकी हैं, उन बाकी बातों पर ध्यान दीजिए। हुमायूं को माइंड में ले लीजिए। 1530 से 1540 और इसका जो सेकंड फेज है 1555 से 56, 10 महीने के आसपास। 1530 से 40 की वाकयात को हम बात करते हैं आपसे। 1533 में 1533 1533 में हुमायूं ने दिल्ली में यमुना किनारे दीन पनाह नगर की स्थापना की, जिसका मकसद जो गरीब तबके के लोग थे उनके लिए एक शहर डेवलप करना। दीन पनाह यानी दीन दुखियों का पनाह, यानी जहां पर उसे जगह मिले, स्थान मिले, दीन पनाह नगर। यह सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप हुआ था। दूसरे पॉइंट पर आइए। उसी जगह को तोड़ करके, एक बड़ा पार्ट तोड़कर उसी मलबे वगैरह से और अन्य सामग्री को मिलाकर किला एक कोहना नोन एज ओल्ड फोर्ट, पुराना किला दिल्ली में बनाया गया शेर शाह सूरी के द्वारा। तो आज आपको दीन पनाह नगर दिल्ली में नहीं दिखाई देगा। 1539 में हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास चुनारगढ़ नाम का एक रियासत थी, राज्य था। उस रियासत का राजा हुआ शेर शाह सूरी, पर उस वक्त उसका नाम शेर खां। तो शेर खान था। शेर खान ने क्या किया? शेर खान ने यह सोचा कि मुगलों को पराजित करनी है, उसके लिए एक बड़ी सेना चाहिए। बड़ी सेना के लिए धन चाहिए। धन कहां मिलेगा? बंगाल को लूटने से। बंगाल को लूटने के लिए भी एक सेना चाहिए। उस सेना को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी धन चाहिए। मामला कैपिटल, पूंजी, धन पर अटक गया और उसे मालूम है वह धन बंगाल को लूटने से आएगा, लेकिन उसको लूटने के लिए भी एक सेना, तो वो सेना कहां से आए? तो ये सब सोच करके चुनारगढ़ की जो लॉर्ड मलिका बेवा रानी थी, एक विडो क्वीन थी, वो शादी करना चाहती थी ताकि चुनारगढ़ को वारिश मिल सके और उसका राज संचालन हो सके। तो वो बेवा रानी से शेर खान ने शादी कर ली और इस तरह से वो चुनारगढ़ का रियासत का राजा बना, सुल्तान। अब इस चुनारगढ़ की फौज को लेकर वह बंगाल पर आक्रमण किया, काफी धन संपदा लूटा। बंगाल हुमायूं के हिस्से का था, उसके राज्य का हिस्सा था। जब यह धन लूट कर आ रहा था तो हुमायूं ने रिटेलिएट किया शेर खान को। शेर खान और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ। जगह
बिहार और यूपी के बॉर्डर पे है चौसा। चौसा का युद्ध इसे कहते हैं। 1538-39 बैटल ऑफ चौसा। चौसा एक जगह है, चौसा एक आम है, और चौसा जो है यह कर्मनाशा नदी के किनारे शहर है आज। तो चौसा की बात है। बैटल ऑफ चौसा 1539 बिटवीन शेर खान एंड मुगल बादशाह हुमायूं। इस युद्ध में हुमायूं ने अपने भाइयों से मदद मांगी पर मिली नहीं धन। अब हुमायूं हार गया। हुमायूं ने अपने घोड़े सहित कर्मनाशा नदी में उतर गया कि पार निकल लेंगे। पानी बहुत ज्यादा, घोड़ा बह गया या जो भी हुआ, हुमायूं डूबने की कगार पर। कहते हैं निजाम नाम का एक भिस्ती जो पानी ढोने वाली जाति भिस्ती जाति से था, और जमाने में पानी चमड़े के थैले में धोया जाता था। केसरी पिक्चर में देखा होगा, सबको पानी पिलाता है चमड़े का, ऊंट के चमड़े का थैला। भिस्ती जाति का था, नाम था निजाम, और निजाम का अर्थ होता है रूलर, शासक। तो उसने जो है जान बचा दी। हुमायूं को होश आया, पूछ डाला, कौन हो भाई? उसने कहा मैं निजाम हूं, अपना नाम बताया। निजाम का अर्थ होता है शासक। हुमायूं को एहसास हुआ कि अब मेरी निजामत नहीं है, अब ये निजाम है। तो इसने कहा नहीं नहीं, मेरा नाम निजाम है, मैं शासक नहीं हूं। फिर उसको चैन आया और कहा चलो हमारे साथ, मैं तुमको नायक का अनिल कपूर बनाता। और उसे लेकर आगरा अपनी राजधानी आया, और अपनी राजधानी में उसे एक दिन का शासक अपॉइंट कर दिया अपने नीचे। मुगल तो बादशाह हैं, यानी बादशाह, अपने नीचे रूलर अपॉइंट कर दिया। यू हैव टू रूल टुडे, जस्ट फॉर ए डे। ही रूल्ड। और उसे कहा कि तुम एक सिक्के भी जारी करो, चमड़ों से कारोबार, भिस्ती। उसने चमड़े का सिक्का चलाया, वैलिड कॉइन्स कहलाया उस जमाने में। सो द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, हु वॉज द मैन हु सेव द लाइफ ऑफ हुमायूं फ्रॉम, ठीक है ना, रिवर्स संकेन कंडीशन? तो क्या बोलेंगे? निजाम ए भिस्ती हु कैरीड वाटर। Who was the man who appointed one day ruler of Agra by Humayun? वह व्यक्ति कौन जो आगरा से एक दिन का शासक किया, या जिसे एक दिन का शासक नियुक्त किया हुमायूं ने? निजाम को। Who was the man in Indian history who introduced issue leather coins? He was the man, Nizam, the ruler of Agra. Question clear, जाने दीजिए। Second time, Sher Khan again attacked on Bengal to looted money and come back after looting. Again, Humayun retaliate and ring of fence on Kannauj, Bilgram place in Kannauj, bank of Ganga in Uttar Pradesh. इत्र नगरी कन्नौज को कहते हैं, कानकुब्ज भी कहते हैं, और बेटा विद्या की भी नगरी रही है, तो ध्यान देंगे। महोदय भी इसका नाम था प्राचीन काल में, पर जरा गौर फरमाइए। अगेन फाइट, दैट इज कॉल्ड द बैटल ऑफ बिलग्राम या द बैटल ऑफ कन्नौज, 1540 एंड बिटवीन हुमायूं एंड शेर खान। Once again, finally, Humayun defeated by Sher Khan. Clear? And now listen. Now Humayun fled away, and Sher Khan captured Agra and start its ruling, known as Sur dynasty. तो एक तो ये हुआ इसका रिजल्ट युद्ध का। Then what happened with Humayun? तो ध्यान देंगे। अब हुमायूं जो है
once again बेटा। अब हुमायूं को भाई का साथ नहीं मिला, दोनों बार हार मिली, राज्य भी निकल गया, साथ ही एक बैरम खान था। अब क्या करेगा हुमायूं? हुमायूं के कोई भी भाई उसे अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं, मदद के लिए तैयार नहीं, और न ज्यादा दिन टिकने देता, क्योंकि उसे डर था कि कहीं यही मेरी सत्ता को भी न उखाड़ फेंक दे। तब बैरम खान जो सिया था, कहीं ना कहीं ईरान से ताल्लुक था। अब बैरम खान ने कहा, एक ही शख्स है जो आपकी मदद कर सकता है। कौन? शाह इस्माइल। तो उस टाइम में शाह अब्बास बाबर को मदद किया था और शाह इस्माइल इसकी मदद के लिए। तो देखते हैं, सफवी वंश का वहां शासन था ईरान में, और ईरान का शासक शाह इस्माइल था, और उसी के दरबार में कहा चलो। ईरान सिया जाति के होते हैं, मुसलमान में सिया सेक्ट के होते हैं, संप्रदाय के। तो वहां गए, एक हाजी साहब थे, परिचय के होंगे, वहां ठहरे, और उसके बाद दरबार में जाना हुआ। दरबार में गए जनाब, लेकिन दरबार में जाने से पहले उन्हें कहा कि देखो, बहुत सारी शर्तें रखेगा, मानते चले जाना, एज बैरम खां इंस्ट्रक्टेड टू हुमायूं। कहा ठीक है। तो पहली शर्त रखी, पहले तो यह कहा कि तुम्हारे बाप को भी मैंने मदद की थी कंधार जीतने में, पर दगाबाज निकला, उसने कंधार मेरे को दिया नहीं, जबकि इतना जीतने में मदद की। तुम क्या करोगे? कहा मैं आपका जो कहेगा वो तो ठीक है। तो कंधार जीतने के बाद हमें हवाले कर देना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा अपनी सेना। कहा ओके। फिर कहा तुमको सिया धर्म कबूल करनी पड़ेगी। हिचकिचा गया बैरम ने, कहा कल कर ले, सोच मत। कर लिया। अब अगला दबाव डाला कि तुमको एक शादी सिया में करनी पड़ेगी। फिर अटक गया। फिर बैरम ने कहा सोचता क्या है, कर ले। तो फिर जो हाजी साहब के यहां रुके थे, वहीं पर उनकी दो बेटियां थीं, उनकी दोनों बेटी की शादी, एक हुमायूं से, एक बैरम खान से। इस तरह से दोनों रिश्ते के साढ़ू हो गए। हुमायूं की बीवी बनी हाजी बेगम। अब शाह इस्माइल की मदद से जंग जीती गई। लेकिन उससे पहले अब क्या किया हुमायूं ने, जरा सोचिए। हुमायूं भटकता हुआ हिंदाल के पास गया था। तो हिंदाल के गुरु थे उन अली खान, उनके गुरु की बेटी से शादी किया, हमीदा बानो बेगम से। बेगम बिकम प्रेग्नेंट और ईरान की ओर चल पड़े। तो वाइफ कहाँ टिके, कहाँ ठहरे, कोई ठिकाना नहीं, कष्ट है। तो इन लोगों ने सिंध के राजा वीर साल के दरबार में, उसके महल में ठहरे, और उनकी राजधानी अमरकोट थी सिंध में। और वहीं पर अकबर का जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1542 को। फिर जब अकबर 1 वर्ष का हो गया, तो उसे अपने भाई कामरान के यहां छोड़ करके वाइफ को, बेटे को और बैरम खान के साथ चले गए। वहां पे उन्हें मदद मिली, और अब देखा कि कामरान ही कंधार का किंग है, तो पहले तो कंधार ही जीतना है। तो कामरान के यहां से अपने वाइफ को, बच्चे को बुला के हिंदाल के यहां डलवा दिया। और सबसे पहले 1545 में कामरान का काम तमाम कर दिया। एक भाई साहब कामरान के, जो कंधार है, कब्जे में, काबुल भी कब्जे में। अब आगे बढ़कर के हिंदाल का, फिर असगरी का, तीनों भाई का काम तमाम करके, क्योंकि किसी ने साथ नहीं दिया, और राजनीति क्या कहती है, तीनों का काम तमाम करके गद्दी पर बैठा। फिर 1555 तक दिल्ली के एक बड़े भाग पर कब्जा करके दिल्ली का शासक हो गया। रिटर्न बैक हुआ, रेट्रो हो गया। ठीक है, तो ये अब माहौल कैसा? तो उस टाइम में दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र का जो राज्य था, वह आदिल शाह सूर के क्षेत्र में था। आदिल शाह सूर जो है, वह सूर वंश का आखिरी शासक था। आदिल शाह सूर के यहां एक व्यक्ति था। पहले तो उस व्यक्ति के बारे में सुनिए। बिहार के पटना का रहने वाला एक व्यक्ति, जिसका नाम था हेमचंद्र भार्गव, भार्गव गोत्री ब्राह्मण था।
और अपने आजीविका के तलाश में हरियाणा के रेवाड़ी में पहुंचा। और रेवाड़ी में पहुंच करके वह शख्स नमक का व्यापार करने लगा, यानी रेवाड़ी के बाजार में नमक का व्यापारी। समय बदला, आदिल सासूर की सेना में भर्ती हुआ और सेनापति के ओहदे तक पहुंचा। अब चूंकि हुमायूं ने पुराना किला वाला जो पार्ट है उसको कब्जे में लेकर के अपना वासी बना लिया, तो अब रिटेलिएशन होगा। आदिल ससुर ने अपने सेनापति हेमचंद्र भार्गव उर्फ हेमू का कहा, यू हैव टू गो दिल्ली एंड कैप्चर टू डिफीट हुमायूं। ये आया, दिल्ली के एक पार्ट पर कब्जा किया और खुद को दिल्ली का शासक डिक्लेयर किया, अपने आका मालिक को दगा दे गया, ब्रिच कर गया, और अब वो खुद दिल्ली का शासक डिक्लेयर किया। Not only the declaration of their rules, even he titled himself Vikramaditya. Somewhere historian writes Vikramjit and Vikramaditya both, जिसका अर्थ है पराक्रम का शौर्य, द सन ऑफ गैलेंट्री। और इस तरह से वो शासक आ गया। अब जरा गौर फरमाइएगा, अब होता क्या है। इतिहास के पन्नों पर एक नाम दर्ज हुआ, हेमचंद्र भार्गव उर्फ हेमू का, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला आखिरी हिंदू शासक हेमचंद्र भार्गव उर्फ विक्रमादित्य विक्रमजीत। ठीक है, चलिए अब लड़ाई होगी। तो पानीपत के मैदान में 1555 से 1556 के बीच में लगभग 5 महीने के आसपास जंग छिड़ गई, known as Second Battle of Panipat, 1555 to 56, नवंबर टू मार्च। ठीक है, ये तो जंग छिड़ गई। अब इस जंग में कौन लड़ रहा है? तो याद रखिएगा, मुगल की तरफ से, हुमायूं की तरफ से बैरम खान लीडरशिप लिए हुआ है और इधर हेमू है। लड़ाइयां हुई, इस दरमियान चल रही है। इधर देखते हैं हुमायूं को, इधर लड़ाई होने दीजिए, इधर आइए दिल्ली। दिल्ली में हुमायूं, मैंने कहा पुस्तकों का शौकीन था, बुक लवर। शेरशाह ने जो किले बनाए थे, पुराने किले जो आज भी है, वहां पर 2 मंजिली एक इमारत आज भी बदसूरत खड़ी है। ठीक है, और याद रखिए उस इमारत, 2 मंजिली इमारत का नाम है शेर मंडल। ये लाइब्रेरी था हुमायूं का। हुमायूं अपनी लाइब्रेरी के दूसरी मंजिल से उतर रहा था और वो भी पुस्तक पढ़ते हुए पांव स्लिप कर गया, लुढ़क गया, 4 5 7 दिन के बाद डेथ कर गया। ये वाक्य है फरवरी का, मेरा ख्याल है फर्स्ट वीक, डेथ कर गया। ये खबर पहुंची पानीपत युद्ध के मैदान में, और उस वक्त देखते हैं ये खबर जब पहुंची तो अब क्या, भाई हुमायूं तो नहीं रहा तो युद्ध तो खराब हो जाएगा। आनन फानन में बैरम खान ने हुमायूं के पुत्र अकबर को 14 फरवरी 1556 को गद्दी पर बैठाया, और उसी पानीपत में, उसी युद्ध के मैदान में, कलानौर बाग में जो अकबर के दादा बाबर ने लगाया था, उसी बाग में राज अभिषेक हुआ अकबर का। जब अकबर अनपढ़ था, मात्र 13.5 वर्ष का था, पर उसका राज अभिषेक बैरम खान ने किया, और अब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से उसे जाना गया और युद्ध को जारी रखा गया। अब ये युद्ध, उधर तो हेमू ही है, इधर अब अकबर है, याद रखिएगा। युद्ध चल पड़ा, चलने दीजिए। अब इधर आइए, हुमायूं जो सीढ़ी से लुढ़क कर मरा, तो याद रखना है, एक ब्रिटिश हिस्टोरियन हुए विसेंट स्मिथ, सॉरी सॉरी, ब्रिटिश हिस्टोरियन हुए, नाम लेन पूल। लेन पूल ने अपने इतिहास के पन्नों पर हुमायूं की मृत्यु के लिए लिखा है, हुमायूं जिंदगी भर इधर उधर भटकता ही रहा और अंततः लुढ़क कर मर गया। ठीक है, ये किसने कहा, किसके लिए, ये सवाल है। लेन पूल ने कहा हुमायूं के लिए। क्या कहा, सुन लिया,
हुमायूं जिंदगी भर इधर उधर भटकता रहा और अंततः लुढ़क कर मर गया। तो कौन पुस्तकालय की सीढ़ी से लुढ़क कर मर गया? किसने किसके लिए क्या कहा? अब आ जाइए। अब हम देखते हैं इधर हुमायूं का जो निजामुद्दीन स्थित मकबरा है, टॉम्ब ऑफ हुमायूं, जो यूनेस्को में लिस्टेड है। ये मकबरा हुमायूं की दूसरी पत्नी ठीक है, जिसका मैंने कहा हाजी बेगम थी, वो निर्माण करवाई। लिखा हुआ है वहां पर सब कुछ। बेरा बेगम के नाम से वो जानी जाती थी। और ये ईरान के शैली में, ईरानी स्टाइल में बना है। इसमें संगमरमर भी गुंबद पर लगा है। और सवाल ये है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया या बनवाई? हाजी बेगम। कौन सी शैली? ईरानी शैली। कौन सा शेप है? ऑक्टागन, अष्टकोणीय है। वह मुगल इमारत जहां सबसे पहले मार्बल का इस्तेमाल हुआ। द फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ मुगल्स दैट यूज डेकोरेटेड मार्बल्स। पॉइंट क्लियर? ये ध्यान रखिए। और इसी पैटर्न पर फिर ताजमहल भी आगे डेवलप होगा। डाउट क्लियर? अब आते हैं। अब इधर युद्ध जारी है और युद्ध के दरमियान बैरम खान ने, या जो भी है, एक तीर चलाया। और वो तीर हेमू के आंख में लगी, क्योंकि पूरा बख्तर बंद होता है और आंखें ही खुली रहती है, तो आंख पे मार। हाथी पर बैठा था, बस धड़ाम से गिरा, पकड़ लिया गया, लाया गया, युद्ध खत्म। चेस का युद्ध होता है, चेस में राजा खत्म तो सब खत्म। लाया गया और अकबर से कहा गया, जहां पना युद्ध हमने जीत ली और ये रहा आपका दुश्मन हेमू। तो अकबर तो बच्चा है, उसने कहा कि युद्ध जीत लिया, जाओ चलो अपने अपने घर, छोड़ दो इसे। बैरम ने कहा, युद्ध में ऐसा नहीं होता, दुश्मन फिर आएगा। कहा आपको जो ठीक लगे। वो तो बच्चा था अकबर। तो हुमा हेमू को बाहर ले जाया गया, सिर कलम कर दिया, सिर काट दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई मालूम है बाहुबली में सिर कटता है, तो सिर काट दिया गया और इस तरह से उसकी कहानी खत्म हो गई। और इस तरह से अकबर ने मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना की, री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर बाय Akbar as a result of Second Battle of Panipat. The Second Battle of Panipat taken leadership by the Bayram Khan, not Humayun. हुमायूं तो उधर था, यही ले रहा था, और फिर अकबर तो बच्चा है तो वही ले रहा। तो बैरम खान ने ही एक्चुअली लीडरशिप लिया था मुगलों की तरफ से। पॉइंट क्लियर? तो रीएस्टैब्लिशमेंट हो गया। अब आपने हुमायूं के बारे में जानकारी ले ली, युद्ध भी देख लिए, अंत भी देख लिया, कंस्ट्रक्शन वर्क भी देख लिया, दीन पनाह नगर और हुमायूं का मकबरा कैसे क्या, दो बीवियों का जिक्र देख लिया, पुत्र का बात हो गया, क्या खुद वो था वो भी बात हो गई, उसका जो बायोग्राफी है जो उसकी बहन ने लिखी वो भी देख लिया, और भाइयों के साथ क्या हुआ वो सब देख लिया। और याद रहे, बार बार इस्माइल शाह कहता कि कंधार दे दो, कंधार दे दो, अब जीत चुके हो, जा चुके हो, स्थिर हो चुके हो। बोला बस थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, बस थोड़ा सा और टाइम, दिल्ली मुझे पहुंचने दीजिए। दिल्ली भी आ गया, उसको चल ही बसा। तो भैया जिसने किया था वो तो चला गया, अब हमारा क्या? हम तो अब अकबर हैं, कंधार नहीं दिया। समझ में आई बात? राजनीति कहती है नहीं देना है। तो ये बात, चलिए पॉइंट क्लियर। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट नॉट अकबर, because we have to deal firstly this 15 years gap, that is सूर डायनेस्टी। तो हम सूर वंश की बात करेंगे, 1540 से 55। देन वी हैव टू गो अगेन मुगल। ठीक है, सीक्वेंस में हिस्ट्री पढ़ेगा, याद रहेगा। Continue। यहां पर हम टॉपिक में देखेंगे बेटा कि बात करेंगे सूर एम्पायर 1540 एडी से 1555 एडी। बस मालूम ही है 15 ईयर्स का है। पहला जो है उसका नाम है शेर शाह सूरी। जो दूसरा है
सूरी लिख दे या सूर। तीसरा आदिल शाह सूर। ठीक है, अब ध्यान दें, ये जो शख्स है 1540 से 1545, 1545 से 1553, 1553 से 1555, ये है आपका। ठीक है, ये जो शख्स है ये कोई और नहीं, फाउंडर है। रिमेंबर वेरी क्लियरली, ध्यान देंगे, सूर एम्पायर टोटल 15 वर्ष का कार्यकाल है, 1540 से 1555। इसके पहले भी मुगल है, इसके बाद भी मुगल है। सूर एम्पायर में 3 हुए, शेर शाह सूरी जो 1540 से 45 5 वर्ष का शासन किया, और ये फाउंडर है सूर एम्पायर का। इस्लाम शाह सूर जो शेरशाह सूरी का बेटा है, सन है, 1545 से 53 लगभग 8 वर्ष का शासन किया। आदिल शाह सूर जो शेरशाह सूरी का साला है 1553 से 1555 में शासन किया, लगभग 2 वर्ष या 3 वर्ष मान लीजिए। अब आइए, शेरशाह सूरी के बाद इस्लाम शाह पुत्र आया, और इस्लाम शाह के मरते ही सूर डायनेस्टी 5 भागों में बट गया। जो एक्चुअली दिल्ली आगरा को लीड किया वो था आदिल शाह सूर, बाकी अलग अलग जगहों पे अलग अलग ब्रांच हो गए। हमें ये मेन ब्रांच को ही समझना है। ये 3 हुए, याद रखिए, सीक्वेंस याद रखिएगा, सवाल आएगा तो जवाब दीजिएगा। लास्ट कौन था, जवाब दीजिएगा। लेकिन इन दोनों को हमें आगे पढ़ना नहीं है, तो हम इन दोनों को मिटा भी देंगे, हमें पढ़ना भी नहीं है। इस्लाम शाह सूर है, आदिल शाह सूर है, पर पढ़ना नहीं है। सीक्वेंस में जब क्वेश्चन आए तभी डील करेंगे। ठीक है, अब आइए, इसका समय हम क्या देखते हैं, जस्ट 5 years, सिर्फ 5 वर्ष का कार्यकाल। ठीक है, अब इसका कैपिटल क्या देखते हैं, आगरा। ठीक है, सूर एम्पायर को एक और नाम मिलता है, सेकेंड अफगान डायनेस्टी या एम्पायर। इसको एम्पायर कम डायनेस्टी ज्यादा कहते हैं। तो याद रखिएगा, दे आर ऑल्सो अफगानी, ये लोग भी अफगानी थे, अफगानिस्तान से थे। तो जैसे दिल्ली सल्तनत में थे ना लोधी डायनेस्टी, उसको फर्स्ट अफगान डायनेस्टी कहा गया, और शेरशाह सूरी के सूर डायनेस्टी को सेकेंड अफगान डायनेस्टी भी कहा जाता है। तो सूर डायनेस्टी इक्वल टू सेकेंड अफगान डायनेस्टी, यहां तक तो समझ गए। अब हमारा सारा फोकस क्या होगा, शेरशाह सूरी पर। कैपिटल कहां है, आगरा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसके बारे में आपको सुनना है। चलिए, तो कैपिटल आगरा है, ये मत सोचिएगा। फाउंडर है, आप जान रहे हैं, सूर एम्पायर आप पढ़ रहे हैं। अब इसी पर हमारा सारा संवाद होगा। गौर फरमाइएगा, हमें शेरशाह सूरी के बारे में जानना जरूरी है, और जो बिहार से हमारे बच्चे हैं खास करके सवाल बनता है, हरियाणा वाले भी याद रखें और यूपी वाले भी। शेरशाह सूरी का संबंध दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चारों स्टेट से है। ठीक है ना, अब जरा समझिए, हम देखते हैं शेरशाह सूरी के संदर्भ में। तो शेरशाह सूरी का पिता हसन खां, ठीक है, था हसन खां। शेरशाह सूरी का जन्म होता है
1472 एडी, 1472 एडी, नारनौल, हरियाणा। और हसन खां का जो एक इक़्तादार कह लीजिए या गवर्नर था, उसकी रियासत थी उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। तो हसन खां को जौनपुर की रियासत मिली थी, ठीक है। और इसका जन्म हुआ था नारनौल हरियाणा में 1472 में। और उस रियासत के बाद देखते हैं एक और रियासत थी हसन खां की, वो थी बिहार के सासाराम में। सासाराम, सहसराम, सब एक ही बात है, वहां थी कैमूर पर्वत के नीचे वाले क्षेत्र में, उस वैली में। तो सासाराम की जागीर इसे दी गई, शेरशाह सूरी को दी गई कि ये लो। तो वहां बहुत साल रहा, रेवेन्यू सिस्टम को सीखा, प्रशासन सीखा, राजनीति सीखी, युद्ध कला सीखा, हर चीज में काबिल तारीफ था। अब क्या होता है, शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खान या फरीद खान था। बड़ा हुआ तो अब उसकी जो सौतेली माँ थी, वो चाहत रखती थी कि यह जो रियासत है सासाराम, वो उसके पेट से जन्म लिए बेटे को मिले, इसको नहीं। और ये इतना बढ़ गया वाकया कि अंततः उसे सासाराम की रियासत छोड़नी पड़ी। पिता भी फेवर में नहीं थे। तो अब अपने भाग्य को आजमाने के लिए बिहार में पटना के आसपास एक बहार खां लोहानी, जिन्हें एक और महमूद शाह लोहानी भी कहते हैं, एक छोटा सा जागीरदार था। उसके वहां वो बॉडी गार्ड के रूप में रह लिया, एज ए बॉडी गार्ड, ठीक है। अब हम देखते हैं एक बार ये लोग शिकार के लिए गए और शेर का हमला हो गया। तो फरीद खान ने अपने आका महमूद शाह लोहानी को, यानी बहार खां लोहानी को बचाया और अपनी तलवार से शेर के दो टुकड़े कर दिए, एक ही वार में, एक ही वार में। ताकत की बात होती है, लोग झिंगुर भी नहीं मार सकते, कॉकरोच भी नहीं मार सकते, और तलवार के दम पर इतने बड़े बाघ को दो खुंड में काट दिया। तो कहा कि आज से तेरा नाम शेर खान है। तो फरीद खान बन गया शेर खान। ये टाइटल उसके आका ने, बहार खां लोहानी ने दी। समय गुजरा और बाबर ने आक्रमण किया बिहार पे, घाघरा का युद्ध 1529। इस युद्ध में लोहानी की तरफ से यह भी लड़ रहा था और हार गया। और फिर उसने बाबर की सेना को ज्वाइन कर लिया और अपने बेटे को भी कहा कि तुम भी बाबर की सेना ज्वाइन करो। बाप बेटा दोनों बाबर की सेना को ज्वाइन कर लिया, सिर्फ इसलिए कि इसकी स्ट्रैटेजी क्या है देखी जाए, ये जीतता कैसे है, कहां मध्य एशिया से यहां तक कैसे आ गया, बस उसकी परख लेने के, ठीक है। हालांकि हुमायूं को चेताया भी था बाबर ने कि इस शख्स से संभल के रहना, भविष्य का ये दुश्मन होगा, पर हुमायूं नहीं समझ पाया। जो भी हो, अब आइए बात करते हैं। तो शेर खान यहां तक पहुंच गया। अब जैसा मैंने कहा था, जब बाबर डेथ कर गया तो इसने जो है मुगल सेना से त्यागपत्र दे दिया, छोड़ दिया, क्योंकि अब तो उसे हुमायूं से दो दो हाथ करनी है, पर पैसे का टंटा है। वही पैसे की सोच से उसने चुनारगढ़ की विधवा लाड मलिका से शादी की और उसके सारे पावर ऑफ अटर्नी अपने आप में लिया और चुनारगढ़ की फौज से जीत लिया बंगाल। दो दो युद्ध हुए, चौसा और बिलग्राम, कन्नौज, और फिर आगरा को कब्जे में लेकर के गद्दी पर आ गया। यह है जनाब कौन? यह है शेर खान, फरीद खान और शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी के नाम से गद्दी पर बैठा। और देखिए अब ये क्या गुल खिलाएगा, अब हम उसकी बात करते हैं। ध्यान देंगे, शेर शाह सूरी ने जो शासन किया, उसके शासन को हम अलग अलग अंदाज में देखेंगे। सबसे पहले तो इसने क्या किया, अलाउद्दीन के जो बहुत सारे नए नए तजुर्बे उसने अप्लाई किए थे और वो सक्सेस रहा, उन तमाम इंपॉर्टेंट चीज को जो दिल्ली सल्तनत के बाद के सुल्तानों ने छोड़ छाड़ दिया था, लोधी वंश में तो लुप्त ही हो चुका था, उस तमाम चीजों को, जैसे दाग और हुलिया व्यवस्था, घोड़ा दागने की जो प्रथा थी, रिक्रूटमेंट का जो तरीका था, मतलब हर चीज की कीमत जो थी,
जो प्रशासन का तरीका था, मुरासब व्यवस्था जो थी, ये तमाम जो अलाउद्दीन ने बेहतर काम किए थे, उसको सबको इसने क्या किया? कंटिन्यू कर दिया। और इसी की कंटिन्यूटी को आगे चल करके अकबर ने रिकंटिन्यू किया। इस तरह से अलाउद्दीन ने जो नए क्रांतिकारी विचार और व्यवस्था अपनाया था, उसे शेरशाह सूरी ने अग्रसर किया, आगे बढ़ाया, और उसे ही अकबर ने फिर अप्लाई करके और आगे बढ़ाया। इस तरह से अलाउद्दीन और अकबर के बीच की कड़ी है शेरशाह। ऐसे ही मेंस में क्वेश्चन लिखने के लिए आएगा, हिस्ट्री ऑप्शनल में अगर रहेगा तो ये है शेरशाह। तो शेरशाह ने वाकई में कोई नई नीतियां नहीं चलाई, सारी नीतियां अलाउद्दीन वालों की ही थोड़ा सा चेंज करके बनाई। जैसे मिस्टर मोदी जी ने भी कोई ज्यादा बड़ी नीतियां नई नहीं लाए। भारतीय इतिहास में इसके बहुत सारे जगह पे आयाम हैं, और नरसिम्हा राव जी की भी 4-5 योजना को इन्होंने पुनर्जीवित करके चलाया है, मानिए या ना मानिए। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई। अब जरा इसको समझें। अब सवाल उठता है, ये तो काम किया, ठीक है, अब इसके कंस्ट्रक्शन वर्क को अलग देखेंगे, बुक्स के ऊपर अलग बात करेंगे। तो पहले बुक्स की बात कर लें, क्योंकि आज सारी बातें हो नहीं पाएगी, तो जो बात हो चुकी उसको हम रिटेलिएट नहीं करेंगे, सॉरी, उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो ध्यान दें, सबसे पहले पुस्तक की बात करते हैं। शेरशाह सूरी का समय 1540 से 45 का है, और उसके समय का एक सूफी संत थे जिनका नाम था, उत्तर प्रदेश के अमेठी के जायस नाम के गांव में रहते थे। सूफी संत, इस्लामिक संत थे। नाम पड़ गया मलिक मोहम्मद जायसी, बिकॉज ऑफ बिलोंगिंग जायसी विलेज ऑफ अमेठी। अमेठी तो मालूम है ना। तो मलिक मोहम्मद जायसी, ही वॉज सूफी सेंट, but his language of the speech or sage was very simple अवधी local dialect। उनकी भाषा क्या थी? अवधी। तो ये जो भी बोलते, लोगों से प्रवचन करते, बातचीत करते, कुछ किताबें भी लिखी अवधी में। ही रोट ए बुक नोन एज पद्मावत। इन्होंने एक पद्मावत नाम की पुस्तक लिखी, 1540 में लिखी। शेरशाह सूरी का वक्त था। पद्मावत रिटेन इन चौपाई वर्स, चौपाई शैली में लिखी गई है। तो चौपाई शैली है, जो रामायण, तुलसीदास रामायण का जो है वो भी चौपाई शैली है। तो भाषा अवधि, चौपाई शैली। नाम पुस्तक का पद्मावत, जिसमें मालूम ही है पद्मावत कौन थी? चित्तौड़ की रानी पद्मिनी उर्फ पद्मावत, पद्मावती के ऊपर ये थी। इट इज ए फिक्सियस स्टोरी, यानी फिक्शन स्टोरी, सच्चाई नहीं है, और बहुत सारी उसमें चीजें हैं, मालूम है। तो पद्मावत किसने लिखी? मलिक मोहम्मद जायसी। कौन थे? सूफी संत थे। कहाँ रहते? जायस, अमेठी में रहते। भाषा क्या थी? अवधी। शैली क्या थी? चौपाई। किसके समय लिखी गई? शेरशाह सूरी के समय। दैट्स ओके। नेक्स्ट, उसी समय एक कुतुबन नाम के भी सूफी संत थे, कुतुबन। उन्होंने भी किताब लिखी, मृगावती। कौन सी किताब लिखी? मृगावती। जैसे पद्मावती, मृगावती। चलने दीजिए। अब आइए, शेरशाह सूरी के दरबार का जो इतिहासकार था, द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ शेरशाह सूरी वॉज हामिद लाहौरी। याद रखिए, हामिद लाहौरी। इसने क्या लिखा? याद रखिएगा, इसने क्या नाम लिखा किताब का? बादशाह नामा। इसने जो एक किताब लिखी उसका नाम है बादशाह नामा। याद रहे, बादशाह नामा दो किताब, एक शाहजहां के समय में और एक ये है। तो बादशाह नामा रिटेन बाय अब्बास खान शेरवानी इन द टाइम ऑफ शेर शाह। तो शेर शाह के समय में अब्बास खान शेरवानी ने लिखा, और वो बादशाह नामा हामिद लाहौरी ने लिखा, जो शाहजहां के समय का था। अब्बास खान शेरवानी, द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ शेर शाह सूरी, who wrote a book on the Sher Shah's administrations, that's called बादशाह नामा, इन पर्शियन लैंग्वेज, फारसी में लिखा है। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। बुक्स को फ्री कर दीजिए, कंस्ट्रक्शन वर्क पे आ जाते हैं, ये हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने सबसे पहले क्या किया? कंस्ट्रक्शन वर्क, निर्माण कार्य में, गौर से सुनिएगा। दिल्ली में दीन पनाह नगर को ध्वस्त करके उसी जगह पर, उसी मटेरियल से
एक बड़ा किला बनाया नोन एज एट प्रेजेंट पुराना किला ओल्ड फोर्ट, दैट इज एक्चुअल नेम इज किला एक कोहना। उसी के प्रांगण में दो मंजिली इमारत शेर मंडल जो आज भी कायम बनाया, जो शेरशाह सूरी की भी लाइब्रेरी थी और हुमायूं की भी लाइब्रेरी रही। दो पॉइंट क्लियर। तीसरा प्रश्न, इसने जो है रोहतासगढ़ का किला का निर्माण किया। रोहतासगढ़ का किला सासाराम में रोहतास के पास है, बिहार में, पहाड़ के ऊपर है। ठीक है। अब आइए, सासाराम में कैमूर पहाड़ी के नीचे आज शहर में है पूरा, एक झील का निर्माण किया और झील के बीचों बीच जमीन एज इट इज रहने दिया, टापू बना दिया और उस जमीन पर एक मकबरा बनाया खुद का, अपने जिंदा रहते ही। और जब वो मरेगा तो उसकी लाश उस जगह पे दफन हो जाएगी। तो मकबरा बनवाया अपना, जिसको कहते हैं बड़ा रोजा, जो 3 स्टोरीज है। गूगल पे जाइएगा मिल जाएगा। चारों तरफ झील है, पानी है, बीच में ये टापू पर है। ऑक्टागन शेप है, ऑक्टागन शेप है, अष्टकोणीय है, 3 मंजिला है, झील के बीचों बीच है। शेरशाह सूरी का ये मकबरा है, शेरशाह सूरी की लाश यहीं पे दफन है। बड़ा रोजा लोकल नेम इसको कहते हैं। और आपसे यही तो पूछेगा, इनमें से किसका मकबरा झील के बीचों बीच है? बिहार में ज्यादा जाइएगा, ऑक्टागन शेप है, 3 मंजिला है। और अपने पिता हसन खां का भी मकबरा उसी झील के पूर्वी और दक्षिणी कॉर्नर पर, झील के बाहर ऊपर बनाया। उसको छोटा रोजा कहते हैं, उसके पिता का मकबरा है। पॉइंट क्लियर, ये ध्यान रखना। अब आगे आइए, ये तो हम समझ गए। अब अगले पॉइंट पर, तो देखा आपने क्या बनाया, पुराना किला नोन एज किला एक कोहना। फिर क्या बनाया, शेर मंडल। फिर क्या बनाया बेटा आपका, रोहतास का किला। और फिर मैंने क्या कहा, सासाराम में अपना मकबरा बनवाया। ये सिरसा सूरी का काम। प्लस एक रोड बनवाया, जो मैं आज बात नहीं करूंगा इस रोड पे, क्योंकि ये संभव नहीं है। पर आप कहते हैं ना, सड़क ए आजम, शेरशाह सूरी मार्ग, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, बहुत सारे हैं। इसमें हम 10-12 मिनट ले लेंगे। आज एक्चुअली क्या होता है, इसमें ना टाइम फिक्स होता है। हम बोलते भी रह जाएंगे, रिकॉर्ड हो जाएगा, पर आप तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है ना? तो बेहतर है कि यही हो। कल भी बेटा यही टाइम रहेगा, 9:30 से 11 का टाइम रहेगा। और कल हम शेरशाह सूरी को फिनिश्ड करते ही, शेरशाह सूरी 20 से 25 मिनट, मतलब आधे घंटे ये लेगा, नो डाउट। बहुत कुछ है इसके पास। और उसके बाद हम अकबर फिर से मुगल स्टार्ट कर देंगे। सो टिल देन, शब्बा खैर, गुड